हेलो एक्सपीरियंस। वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे थे इसका सोल्यूशन कर रहे थे बैंकिंग के 100 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं पहले। और जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको लगाने ही चाहिए चाहे आप बैंक में कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आईबीपीएस पीओ, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, क्लर्क, कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको लगाने ही चाहिए। यहाँ से आपकी दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी जो अक्सर बैंकिंग में मैटर करती है। और साथ ही साथ आपका जो कंप्लीट रिवीजन भी होने वाला है। पहले पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 to 8 तक कवर किए थे और उसमें बहुत सारे टाइप हमने कवर किए थे जो अक्सर बैंक में पूछे जाते हैं। हर चैप्टर की कह सकते हैं बहुत सारी टाइप कवर की थी। अभी है यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 26 to 50 तक रहेगा इसका सेकंड पार्ट, सुपर 100 क्वेश्चन का। और इसमें भी इसी तरह से आपके बहुत सारे चैप्टर कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 26 to 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26। एक विक्रेता प्रति पैक 4 साबुनों के किफायती पैक बेचता है। प्रति पैक का मूल्य 3 साबुनों के अंकित मूल्य के बराबर है। किसी ग्राहक द्वारा इस प्रकार के 5 पैकों के क्रय मूल्य पर दुकानदार उसे एक अतिरिक्त साबुन मुफ्त देता है। यदि एक ग्राहक 12 किफायती पैक खरीदता है तो उसके द्वारा प्राप्त प्रभावी प्रतिशत छूट क्या है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आसान लैंग्वेज में, मानो एक साबुन का जो मूल्य है 10 रुपये है। एक साबुन 10 रुपए की है। और जो पैक का जो ऑफर है, एक पैक में मान लो कितनी है, एक पैक में कहता है 4 साबुन है प्रति पैक। एक प्रति पैक 4 साबुनों की किफायती पैक बेचता है, मतलब एक पैक में कितनी है, 4 साबुन है। लेकिन सिर्फ जो पैसे लग रहे हैं कितने के लग रहे हैं, 3 के। यानी जो ग्राहक है दोस्तों 30 रुपए दे रहा है। 4 साबुनों का मूल्य क्या होगा, 40 होगा। पैसे कितने देता है, 30 देता है। तो कहता है ग्राहक ने टोटल कितने खरीदी, 12 किफायती पैक खरीदे। तो ग्राहक 12 पैक खरीदेगा तो पैसे कितने देगा, एक एक पे दोस्तों, एक पैक पे कितने के देता है वो, 30 रुपए देता है। एक पैक में मान लो 4 साबुन है, मैंने क्या बताया, एक पैक में 4 साबुन है। और लेकिन पैसे कितने के देता है, पैसे लग रहे हैं सिर्फ 3 के। यानी ग्राहक 30 रुपए देता है। अब पैसे दिए उसने, 12 पैक में कितनी साबुन होंगी, एक पैक में 30 रुपए देते हैं तो 12 पैक में गुना कर देंगे 30 से। 12 तिये 36, 360 रुपए। और साबुन कितने मिले इसको, साबुन मिले जी इसको 12 पैक, एक पैक में 4 साबुन है, टोटल साबुन मिले उसको, ये कह सकते हैं हम साबुन मिले उसको 12 गुना 4, 48 साबुन मिले। अब एक कंडीशन हो रहा है, कहता है प्रत्येक 5 पैकों के क्रय मूल्य की दुकान उसे एक अतिरिक्त साबुन देता है। 5 पैकों के क्रय मूल्य पर दुकानदार उसे एक अतिरिक्त साबुन देता है, मतलब 5 पैक पे एक अतिरिक्त साबुन मिलेगी। और पैक थे 12, टोटल दोस्तों 15 तो नहीं होंगे, 12 है, मतलब कह सकते हैं 5 पे 5 और 5 10, 2 साबुन उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, टोटल साबुन हो जाएंगी 50। ग्राहक के पास कुल 50 साबुन आए। इसकी असली कीमत कितनी होनी चाहिए थी, पर साबुन की 10 रुपए थी, तो टोटल 500 होनी चाहिए थी टोटल कीमत है। लेकिन जेब से उसने दिए कितने, 360 दिए। तो उसको डिस्काउंट कितने का मिला, ये मिला जी 140 का। कितने के पीछे, 500 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे, 2 पंजा 140 होता है। 28% का क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ये कह सकते हैं। यानी उसे 140 की बचत हुई, या इसी को कह सकते हैं डिस्काउंट। परसेंटेज में 28% का उसको मिला डिस्काउंट, यही पूछा गया था। तो उसके द्वारा प्राप्त प्रभावी प्रतिशत छूट क्या है, 28%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए रखा है हमने। इंग्लिश में भी बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आती है कि इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन होना चाहिए। दोस्तों एक स्लाइड पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आ पा रहा था, क्योंकि फिर सोल्व करने के स्पेस नहीं बचेगा थोड़ा सा भी। उस चीज़ को देखते हुए एक स्लाइड इंग्लिश की रखी है, एक रखी है हिंदी की। दोनों लैंग्वेज में आपको सोल्व करना आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ चाहिए कि इंग्लिश में होना चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 27। राधा निश्चित धनराशियां स्कीम ए में 6 वर्ष के लिए तथा स्कीम बी में 5 वर्ष के लिए निवेश करती है। दोनों स्कीमें साधारण ब्याज अदा करती हैं।
स्कीम बी में निवेशित धनराशि स्कीम ए में निवेशित धनराशि से 25% कम थी। देखो, एक ए है दोस्तों, एक बी है स्कीम। अब कहते हैं स्कीम बी में निवेशित धनराशि स्कीम ए में निवेशित धनराशि से 25% कम थी। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, इसमें 4 थी तो बी में एक कम, इसमें 3 थी। और दोनों में पैसा लगा 6 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। स्कीम कहता है ए में 6 वर्ष के लिए तथा स्कीम बी में 5 वर्ष के लिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया 6 वर्ष के लिए, 6 ईयर, और यहाँ पे 5 ईयर टाइम। दोनों स्कीमों से प्राप्त साधारण ब्याज समान था, ऐसा ही सेम है। और यहाँ पे रेट कहता है स्कीम ए द्वारा दी गई ब्याज की दर 10% थी, यहाँ पे रेट है 10%, और यहाँ पे मान लो X% है रेट, और दोनों का ऐसा ही सेम है। तो आपको बताना है, तो बी द्वारा अदा की गई ब्याज की दर आपको बतानी है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको साधारण ब्याज सेम करना है, तो साधारण ब्याज यहाँ पे पैसा लगा 4 यूनिट 6 साल के लिए, 6 चौका 24, 24 का 10% निकालेंगे, ये आएगा ऐसा ही 10% की फ्रैक्शन 1/10। और यहाँ पे कितना, 5 साल के लिए 3 यूनिट पैसा लगा, 3×5 = 15, और रेट है X%, X/100। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 पे काटूंगा इसको, ये आएगा जी 8 आएगा, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 16%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं X रुपए की धनराशि स्कीम ए जो 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है में निवेश की गई। एवं 2x रुपए की धनराशि, और रेट क्या है, R+10% है, वर्ष साधारण ब्याज देने वाले स्कीम बी में, स्कीम ए से 3 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज एम स्कीम बी से 4 वर्षों के बाद। देखो ए में दोस्तों एक्स है, रेट है R%, R/100, और यहाँ पे रेट है R/100, और टाइम है ए में है 3 साल। ये होगा ब्याज। बी का ब्याज कितना होगा, बी में जो प्रिंसिपल है ये है 2x, रेट है जी R+10 है, बटे में 100 कर देते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, और टाइम है यहाँ पे 4 साल। और जो ये रेशियो दिए हुए है पहले कैंसिल आउट करते हैं, जो कैंसिल आउट होता है 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। ये आएगा हमारे पास, इनका रेशियो दिया हुआ है, ये आएगा 3XR, 3XR, और यहाँ से जो आएगा रेशियो ये आएगा 4 दूनी 8 हो गया, 8x, 8x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ R से, 8XR प्लस के, देखो 4 दूनी 8XR प्लस के 80x, और ये रेशियो दिया हुआ है, कहते हैं इनका जो रेशियो है बाद ब्याज का संगत अनुपात 9:40 है, तो ये 9:40 के बराबर रेशियो दिए हुए है। आर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे एक्स तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, कॉमन आएगा। यहाँ पे ये 3R बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3R की मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो ये आएगा 4×3 = 12, 120 R की वैल्यू आएगी। ये गुना करेंगे, 8R की 9 से गुना करेंगे, 9 ठे 72 R, और यहाँ पे 9 ठे 72, 720 आएगा। अब देखिए इसमें इस साइड आके माइनस होगा, 28 और 20 48 आर आएगा, ये बराबर है 720 के। आर की वैल्यू क्या आएगी, 24 दूनी 48, 24 दिए 72, 30 आया, और 2 पे काटूंगा 15। आर की वैल्यू आई 15, यही पूछा था, आर की वैल्यू क्या होगी, 15% होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीमान थॉमस ने 13,900 रुपए की धनराशि में से आंशिक भाग स्कीम ए एम दूसरा भाग
शेष भाग स्कीम बी में साधारण ब्याज पर 14% प्रति वर्ष एवं 11% प्रति वर्ष की दर से निवेशित किया। यदि दोनों 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 3508 रुपये था तो स्कीम बी में निवेशित राशि क्या थी। इसको देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, आपको बताना है बी में निवेशित धनराशि क्या थी। मान लेते हैं दोस्तों इसमें 2 साल का ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या आएगा, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 × 14, 2 पंजे 10, 2 × 8, 1754 आएगा। अब मान लेते हैं उसने एक तो लगाया 14% पे ब्याजा पैसा, 2 साल के लिए, एक लगाया 11% पे। मान लेते हैं उसने सारा ही मिनिमम मान लेते हैं 11% पे पैसा लगाया होता, सारा का सारा पैसा 2 साल के लिए दोस्तों उसने, सॉरी, सारा का सारा पैसा उसने 2 साल के लिए 11% पे लगाया होता, और 1 साल का हमने निकाले तो 1 साल पे 11% पे पैसा लगाया होता 1 साल के लिए, तो कितना उसको ब्याज मिल जाना था, तो ये मिलता उसको 3900 का, ये 13,900 का 11% निकालेंगे, जीरो से दो जीरो कैंसिल, 11 × 99, 9 कैरी, 4×33 और 9 आएगा 42, 33 और 9 42 आएगा, 4 कैरी, 11 × 11 = 15, 1529। 1 साल में उसको इतना पैसा मिल जाना था। अब इसमें से उसको 1754 मिला है, 1 साल का ब्याज कितना है, 1754, एक्स्ट्रा कितना आया, ये आया 1539 माइनस, सॉरी 1529 माइनस करेंगे, 14 में से 9 गए 5, और ये गए 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गए 2, एक में से गया 0, 225 रुपये एक्स्ट्रा मिले इसको, क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा पैसा लगाया था, 3% रेट है क्या है, एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये 225 किसकी वजह से आया, 3% की वजह से आया, तो इसकी वैल्यू है 225। 1% की वैल्यू क्या आएगी, काटूंगा इसको, 3 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 75 आएगी। 100% की वैल्यू 7500 आएगी। मतलब जो पैसा लगाया इसने यहाँ पे 14% पे कितना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया 7500 किया। आपको बताना था बी में उसने कितना निवेश किया। अगर स्कीम ए में 7500 लगाता है वो, तो बी में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, 13,900 में से 7500 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 0 0 4, 13 में 7 गए 6, 6400। राइट आंसर ऑप्शन है। देखिए क्या किया मैंने, मैंने किया 2 साल का ब्याज था जो दोनों स्कीम से कितना अर्जित होता है, 3508 होता है, 1 साल का निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, ये जो प्रिंसिपल था, जो टोटल अमाउंट था जो उसने पैसा लगाया 13,900 अलग अलग में लगाया, एक ए में लगाया एक बी में लगाया। मैंने मान लिया कि सारा का सारा पैसा उसने मान लो 11% पे लगाया होता, मिनिमम वैल्यू आपको मानी, मिनिमम जो रेट होगी वो माननी है। तो टोटल ब्याज कितना आ जाना था 1 साल का, 1529 आ जाना था, लेकिन आया कितना, 1754। बनता कितना है, दोनों को मिला के 1754, एक्स्ट्रा कितना बनता है, 225। और 225 जो एक्स्ट्रा बनता है, क्योंकि रेट तो सीम ए में 3% सॉरी, हाँ, सीम ए में जो रेट है 3% एक्स्ट्रा है, 14% है 11 से, तो 3% की वैल्यू क्या थी, 225 थी, 1% की वैल्यू 75, 100% की वैल्यू 7500। इसका मतलब जो ए से जो हमें पता चला, ए का जो प्रिंसिपल आ गया 7500 आ गया, ए में 7500 रुपये लगाए थे, तो बी में निकालना था आपको, तो 7500 माइनस कर दिया, 13,900 में से कितना आया, 6400। क्वेश्चन नंबर 30, तथा पूनम ने एक स्कीम ए में 4200 रुपये निवेश किया जो 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करता है। स्कीम अब बी में 4200 माइनस पी रुपए का निवेश करती है जो 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज देता है। दोनों वर्षों के बाद पूनम द्वारा दोनों स्कीमों से अर्जित ब्याजों का अंतर 294 रुपये है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं इसमें 4200 रुपये लगाया, रेट है 12% 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2 साल का दोस्तों ऐसा ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साल का 24% रेट हो जाएगी, और 24% निकालेंगे 4200 का, ये आएगा 42 × 24, 24×2 = 48, 4 का रही, 24 × 4 = 96 और 4, तो 1008 आ गया ब्याज। और यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, यहाँ रेट क्या है, 10% है, 10% की इफेक्टिव रेट निकालेंगे, 10 + 10 + इंटू में 10 × 10 डिवाइड बाई 100 7 में परसेंटेज, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए x%,
+y%। अब तो एक्स वाई सेम ही है, प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज। और एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 10 है। इफेक्टिव रेट निकाल ली, 2 साल का जो ब्याज आएगा, ब्याज की रेट आएगी, सीआई को कन्वर्ट कर लिया, ये आएगी 10 + 10 20, और 10 × 10/100, तो 100/100 21% आएगी। तो यहाँ पे ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे 21% मिलेगा। अब यहाँ ब्याज मिलेगा 4200 माइनस ई इसका 21%, ये ब्याज मिला, और यहाँ पे ये ब्याज मिला है दोस्तों। और इन दोनों का अंतर है जो माइनस कर देता हूँ, 294 है अंतर। मतलब 1008 माइनस 10 बराबर है 294। तो ये माइनस है, तो ये उस साइड लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1008 माइनस 294। 294 माइनस कर दो, क्या आएगा, 8 में से 4 गए 4, यहाँ बचेगा 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचेगा 9 में से 2 गए 7, 714 आएगा। अब 714 वैल्यू आई इसकी, 4200 माइनस पी का 21/100 वैल्यू है 714। अब काटेंगे इसको, किस दिए 63 होता है, बचेगा हमारे पास कितना, 21 × 63 होता है, बचेगा 8 × 21 = 84 होता है। कि उस साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 34 हो जाएगा, बराबर है 4200 माइनस पी, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4200 में से 3400 माइनस करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी 800। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, स्कीम ए में 2 वर्षों के लिए पी रुपए की धनराशि निवेश किया गया। अब कहते हैं स्कीम ए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है। स्कीम बी में क्यू रुपए धनराशि का 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। ठीक है जी। और कहते हैं स्कीम बी 20% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है। स्कीम ए तथा बी से उचित चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 420 एम 1760 रुपए थे। तो पी एम क्यू के बीच संगत अनुपात क्या है। देखो दोस्तों, मान लोते हैं स्कीम ए का जो प्रिंसिपल ये पी था। अब हम सीधा ब्याज निकालेंगे, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, रेट निकालेंगे ब्याज की। यहाँ पे 10% है, 2 साल के लिए क्या होता है, सीआई क्या होता है, एक्स प्लस वाई इन प्लस में एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। तो 10% क्या बनेगा, 10 + 10 20, प्लस 10 × 10 100/100 बनाएगा, और 20 में 1 जोड़ेंगे 21% होगा। कितना ब्याज होगा प्रिंसिपल का, और यहाँ पे सीआई कितना होगा, यहाँ पे रेट है जो 20%, और प्रिंसिपल है क्यू, तो 20% की इफेक्टिव रेट निकालेंगे, 20% प्लस 20% प्लस 20 × 20, 400/100, ये आएगा 4%, ये आएंगे 44%, ये होगा सीआई होगा। अब इनका जो कहता है रेशियो है, ये ले लिया मैंने। स्कीम ए तथा बी से उचित चक्रवर्ती ब्याज, ए से मिला 420, और यहाँ पे बी से मिलता है 1760। पी और क्यू का रेशियो आपको बताना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 21 दूनी 42 होता है, और ये होगा 4 पे जाएगा, 4 × 4 = 16, 160, 176 होता है, 4 पे जाएगा, 2/4 आएगा, पी बाय क्यू 2/4 आया, 2/4 को लिखते हैं 1/2। तो पी और क्यू का जो रेशियो होगा ये होगा 1:2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, एक निश्चित धनराशि स्कीम ए में जो x% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करती है, 6 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। समान धनराशि स्कीम बी में 10% प्रति वर्ष अदा वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। बी में दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, और ए में साधारण ब्याज पर, और टाइम दोनों में कितना है, एक में 6 वर्ष है और एक में क्या है, 2 वर्ष है बी में। स्कीम ए से अर्जित ब्याज स्कीम बी से प्राप्त ब्याज का दोगुना है। देखो,
राशि क्या है, समान है, तो प्रिंसिपल पी मान लेता हूँ दोनों में। तो यहाँ से ब्याज मिलेगा, रेट है x% और टाइम है 6 साल। तो यहाँ होगा दोस्तों 6x% हो जाएगा, 6x% हो जाएगा, ये ब्याज होगा। और बी में कितना हो जाएगा, रेट है 10% की इफेक्टिव रेट निकालेंगे, ब्याज होगा सीधा 21% आ जाएगा। 10 की हम 2-3 बार ही निकाल चुके हैं, इफेक्टिव रेट क्या होती है, प्रिंसिपल तो सेम ही है। यहाँ पे 2 साल के लिए ये हो जाएगा 21%। स्कीम ए से अर्जित कहता है ब्याज, स्कीम बी से अर्जित ब्याज का 2 गुना है, मतलब ये 2 यूनिट है और ये क्या है, 1 यूनिट है। यदि स्कीम ए में ब्याज की दर x+2% प्रति वर्ष हो तो संगत अवधि के बाद प्राप्त ब्याजों का अंतर 3960 रुपये हो जाता है, तो प्रत्येक स्कीम में निवेशित धनराशि क्या है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 2 1 में 2, 2 3 6, 3 7 21, तो एक्स की वैल्यू आई 7%। अब कहता है यदि स्कीम ए में ब्याज की दर x+7% प्रति वर्ष हो, तो x+7 क्या होगा दोस्तों, x+2% हो। अब x+2% की वैल्यू तो रेट आ जाएगी x+2, 7+2 9%। अब इनका जो ब्याज बनेगा, यहाँ पे ब्याज बनेगा 6 साल के लिए 9% से, तो 9 × 54% होगा ब्याज। और धनराशि तो समान है, प्रिंसिपल तो सेम है, और यहाँ पे तो दोस्तों 2 साल का 21% था, और इनका जो अंतर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3960। तो आपको बताना क्या है, तो स्कीम ए में निवेश धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल आपको बताना है। 54 - 21 करेंगे 33% की वैल्यू ही आएगी, 33% बराबर आएगा 33%, इसको हटा देते हैं। इनका डिफरेंस आया 33% और इसकी वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। ये होगी 39 60/33। बतानी क्या है, प्रिंसिपल 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100% की वैल्यू आएगी प्रिंसिपल, और ये होगा 3960 डिवाइड बाई 33 और इंटू में 100। अब ये कैलकुलेट करना है हमें। अब देखिए दोस्तों, 33 एकम 33, 6 बचेगा, 33 दूनी 66 होगा, 120 के आगे 2 जीरो और है, तो प्रिंसिपल होगा 120 के आगे 2 जीरो और है 12,000। राइट आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, ए एम बी मिलकर किसी काम को 10.5 से 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी 13 से 1 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और बी कहता है सी से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो ए एम सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर। देखो, ए प्लस बी कर सकते हैं जी काम को 72 डिवाइड बाई 7 डेज में। अब कहता है बी और सी मिलकर 39 40/3 दिन में कर सकते हैं। बी सी से 25% अधिक कार्य कुशल है। सबसे पहले काम मान लेते हैं, टोटल इन दोनों का एलसीएम ये आएगा 360 आएगा। अब इससे काटेंगे 360 को, तो आएगा 36 दूनी 72, और 2 पे काटूंगा 5, तो ये आएगा 5 ऊपर चला जाएगा 7 35, और ये आएगा दोस्तों 0, 4 × 9 = 27 आएगा 27। अब यहाँ पे कहता है देखो, बी ये है, मान लो बी ये है सी, और बी कहता है सी से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी सी से, सी की एफिशिएंसी 4 है, तो इसकी कितनी है, 5 है। दोस्तों बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। यहाँ पे 27 है, तो इसको 27 बनाने के लिए इनका जोड़ कितना है, 9 है, तो 27 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 15 और ये आएगा 12। तो यहाँ से हमारे पास ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी आई, बी की आई 15, सी की आई 12, और ए की कितनी आएगी, बी की अगर हमारे पास 15 है, तो ए की आएगी जी 20। अब कहता है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा समाप्त कर पाएंगे, ए और सी।
टोटल काम कितना है, 360 काम करवाना है। एक दिन में 20 करता है, सी 12 करता है, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 20 और 12 32 करेंगे। करवाना 360 है तो डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा टोटल टाइम। काट दो, 4 पे काटेंगे, 4 अट्ठा 32 आएगा, 4 पे काटेंगे 90 आएगा, 90 का आधा करेंगे क्या आएगा, 45, और इसका आधा करेंगे 4, 45/4 आएगा। 45/4 को डिवाइड करेंगे जब ये आएगा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 1/4, 11 सही, 1/4 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, बी ए से 20% अधिक कार्य दक्ष है। बी ने कार्य आरंभ किया, एम एक्स दिनों तक काम किया। इसके बाद बी की जगह ए काम करने लगा, ए ने शेष काम को एक्स प्लस 8 दिनों में पूरा किया। ए एम बी द्वारा किए गए कामों का काम का अनुपात 3:2 है, तो ए एम बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो दोस्तों, बी कहता है ए से 20% कार्य दक्ष है, मतलब कार्य ज्यादा कर सकता है। इफिशियंसी ए और बी की ले लेते हैं। ए क्या है, बी ए से 20% अधिक है। ए की 5 एफिशिएंसी, इसकी कितनी होगी, 6 होगी। अब कहता है बी ने काम आरंभ किया, बी ने काम आरंभ किया, एक्स दिनों में काम किया, एक्स दिनों तक काम किया। देखो बी काम आरंभ करता है, एक दिन में 6 यूनिट करता है बी, एक्स दिनों में 6x काम कर लेगा। इसके बाद बी की जगह ए काम करने लगा, ए ने शेष काम एक्स प्लस 8 दिन में पूरा किया। अब ए एक दिन में 5 करता है, एक्स प्लस 8 दिन में क्या कर लेगा, 5 गुना एक्स प्लस 8 काम कर लेगा। और इनके जो कामों का अनुपात है 5 इंटू में x+8, इनके जो कामों का अनुपात है ए और बी द्वारा किए गए कामों का अनुपात है। देखो पहले बी ने किया था, और ये पहले बी ने किया था, 2 ऊपर लेंगे, और फिर किसने किया था, ए ने किया था, तो ए की वैल्यू इफिशिएंसी है, देखो ये दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, और ये क्या ऊपर गया था, बी ए था, तो इसका मतलब बी को 2 के इक्वल रखेंगे और इसको ए को 3। ये कामों का अनुपात है। ए और बी द्वारा दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ये कहता है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, दोनों मिलके। अब कैंसिल आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 18x, और ये आएगा 5 गुना 2 10, 10x प्लस 80। 8x की वैल्यू आएगी 80 के बराबर, और x की वैल्यू आएगी 10 के बराबर। अब टोटल काम क्या होगा इन दोनों का, ये होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे x से मल्टीप्लाई करके, ये होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 रखेंगे तो 10 और 8 18, 5 90, टोटल काम ही होगा। और इसमें जोड़ेंगे 150, 150 काम कराना है मिलकर। एक दिन में दोनों क्या करते हैं, ये 6 करता है, ये 5 करता है, एक दिन में 11 करते हैं, 150 कराना है, तो ये आएगा बटे में 11। अब 11 एकम 11 बचेगा दोस्तों कितना, 4 बचेगा, और फिर 11 तिये 33, 7 बचेगा, 7/11, 13 सही, 7/11 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, राम मोहन और सोहन ने एक साथ मिलकर काम किया और कार्य 816 रुपये में करना तय किया। राम एम मोहन ने उस काम का 8/17 भाग पूरा किया, जबकि मोहन एम सोहन ने उस काम का 12/17 भाग पूरा किया। सबसे कम कार्यदक्ष व्यक्ति के द्वारा प्राप्त धनराशि क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम नहीं है, डायरेक्ट जो उनकी कह सकते हैं, जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे उनको। अब यहाँ पे सीधा निकाल लेते हैं, टोटल काम मान लेते हैं, टोटल मान लेते हैं 17 मान लेते हैं, टोटल वर्क 17 मान लेते हैं। तो राम प्लस मोहन का क्या आएगा, राम प्लस मोहन ये आएगा, इनका आएगा 8/17, 8 आएगा, 17 का 8/17 निकालोगे। और मोहन प्लस सोहन का क्या है, 12/17, मोहन प्लस सोहन का 12/17,
3 आएगा, 12/17 निकालेंगे 12 आएगा। और टोटल तीनों का क्या है, राम प्लस मोहन प्लस सोहन का तीनों का है जी 17। यहाँ मैं माइनस कर दूंगा, ये दूसरी वाली इक्वेशन इसमें से, तो राम का अकेले का हिस्सा आएगा 17 माइनस 12 करेंगे 5 आएगा। तो इसमें 5 पुट करेंगे तो, सॉरी, हाँ राम का हिस्सा 5 पुट करेंगे तो मोहन का कितना आएगा, 3 आएगा। मोहन का 3 पुट करेंगे तो सोहन का 2 आएगा, सॉरी 9 आएगा। अब इनका अलग अलग पता लग गया हमें, तो जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। अब सबसे कम पैसे किसको मिलेंगे, मोहन को मिलेंगे, क्योंकि इसने सबसे कम काम किया। 9 और 3 12 और 5 17, यूनिट की वैल्यू है 816, 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। और आपको मोहन का हिस्सा निकालना है जिसकी सबसे कम इफिशियंसी है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 17, 17 चौके 68, 13 बचेगा 17 अट्ठा 136, 48 गुना 3 करेंगे ये आएगा 144। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन है। नंबर 36, एक कार्य को संपन्न करने में ए एवं बी की जो इफिशियंसी का रेशियो है दोस्तों, ये है 3:4। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन ए ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तीसरा व्यक्ति सी बी के साथ मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में समाप्त कर किया। यदि ए एवं बी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब सबसे पहले ए और बी की जो दक्षता है दोस्तों ये है, ए और बी मिलकर काम कर सकते हैं, पूरे काम को 8 दिन में कर सकते हैं। दक्षता का मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 8 दिन में 56 टोटल काम मान लिया हमने, कितना हो गया 56 काम करवाना है। अब कहता है दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया ए और बी ने, लेकिन 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया ए ने। 2 दिन में दोस्तों कितना काम हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ए ने तो छोड़ दिया, अब बी है, बी की एफिशिएंसी क्या है, 4 है। और सी की एफिशिएंसी मुझे पता नहीं है, सी के मान लेता हूँ सी है। और साथ मिलकर व्यक्ति सी बी के साथ मिलकर शेष कार्य 6 दिनों में समाप्त किया, और सारा जो शेष कार्य था इन्होंने एक दिन में इतना करते हैं 6 दिन में पूरा कर दिया। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास, 14 माइनस करेंगे 42 आएगा। और 42 आएगा ये 4 प्लस सी इंटू में 6 है, 6 से काटेंगे 7 आएगा, और सी 7 में से 4 गए 3, तो सी की एफिशिएंसी आई 3 आ गई। कहता है तो सी द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सी एक दिन में 3 करता है, टोटल काम था जी 56 करवाना है, तो ये आएगा 56/3 आएगा। 3 एकम 3 आएगा, उसके बाद 3 × 8 = 24 आएगा, 2/3, 18 सही 2/3, या सीधा 56/3 ही दिया हुआ ऑप्शन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 37 में कहता है एक व्यक्ति दिल्ली से फरीदाबाद के लिए साइकिल से प्रस्थान करता है एम उसी वक्त की दूसरा व्यक्ति फरीदाबाद से दिल्ली के लिए प्रस्थान करता है। एक दूसरे से मिलने के बाद वे शेष यात्रा, दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, शेष यात्रा 2 सही 6/7 एम 5 सही 3/7 5 सही 3/5 घंटे में पूरा करते हैं। शेष यात्रा को मिलने के बाद पहला व्यक्ति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है पहले की स्पीड साइकिल चलाता है, जो दूसरे व्यक्ति की साइकिल की चाल क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। S1/S2 डिवाइड होता है T2 डिवाइड बाय T1। S1/S2 इसकी वैल्यू क्या है, एक की 14 है स्पीड, और S2 की वैल्यू आपको निकालनी है, सेकंड स्पीड है दूसरे वाले व्यक्ति की साइकिल की स्पीड। और एक का जो टाइम है 7 दूनी 14 और 6, ये किसकी वैल्यू है, देखो T2 आएगा पहले, 5 3 15, सॉरी 5 5 25 3 28/5 आएगा। और दूसरा क्या होगा, इसके बटे में जाएगा जो 7 दूनी 14 और 6 20/7 आएगा, तो 20 नीचे आएगा 7 ऊपर चला जाएगा, ये इसके बराबर होगा। अब इसको काट देते हैं, 4 पंजा 20, 4 सता 28, 7 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल आउट करेंगे आएगा 7/5 आएगा। और 7 पे इसको काटूंगा, 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दूनी 10, तो S2 की सेकंड व्यक्ति का जो साइकिल है उसकी स्पीड आएगी 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ए।
क्वेश्चन नंबर 38। एक सवारी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। एक मालगाड़ी जो सवारी रेलगाड़ी से 70 मीटर छोटी है, उसी पुल को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है। और मालगाड़ी उस पुल को कितने समय में पार करेगी, ये आपसे पूछा गया है। देखो, सबसे पहले पुल की लेंथ निकालेंगे हम। अब एक सवारी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुल को 20 सेकंड में पार करती है। दोस्तों, पुल को पार करेगी, इसकी लेंथ इतना चलेगी, प्लस पुल की लेंथ मान लेते हैं पी इतना चलेगी। और जो डिस्टेंस होता है ये होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 54 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 20। 18×3 = 54 और ये आएगा 5×3 = 15, दूनी 30 के आगे एक जीरो 300। एल प्लस पी की वैल्यू आई 300 मीटर आई यहाँ पे। पुल प्लस पहली रेलगाड़ी की लेंथ की वैल्यू आई 300 मीटर। कहता है एक मालगाड़ी जो सवारी रेलगाड़ी से 70 मीटर छोटी है, उसी पुल को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है। अब ये क्या है, एक मालगाड़ी जो सवारी रेलगाड़ी 70 मीटर छोटी है, मतलब इसकी लेंथ क्या है दोस्तों, एल प्लस 70 है, और इसी पुल को पार करती है, इसकी पुल की लेंथ पी है। कितने टाइम में, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल से पार करती है। कितने समय में पार करके आपको बताना है। मान लो टी टाइम में वो पार करती है, स्पीड है 36 किलोमीटर पर घंटा, कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, और टी टाइम में पार करती है, ये मान लो। अब यहाँ से हमारे पास एल प्लस पी की वैल्यू की पुट कर देंगे। एल प्लस पी की वैल्यू है 300, तो यहाँ पुट करेंगे एल प्लस पी की जगह 300 पुट करेंगे, और 300 माइनस 70 करेंगे दोस्तों, ये आएगा 230 आएगा। तो 230 बराबर है, काटो, 8×2 = 36, 5×2 = 10, 10 टी के बराबर आएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, टी की वैल्यू क्या आएगी, 23 सेकेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39। पिता एवं पुत्र स्थान एक्स से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करते हैं। एक्स से, स्थान एक्स से हम स्थान वाई पर पहुंचते हैं। पुत्र पुत्र है जो सन है, पिता से 60 मिनट पश्चात स्थान एक्स से स्थान एक्स से प्रस्थान करता है 60 मिनट बाद। पुत्र पिता से 60 मिनट पहले वाई पर पहुंचता है। देखो, पुत्र है पिता से 60 मिनट पश्चात तो चला, और 60 मिनट पहले पहुंचता है। स्थान एक्स एम वाई के मध्य कितनी दूरी है, ये आपको बताना है। एक कंडीशन आपने देखी होगी, यहाँ पे 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होगा। पुत्र 1 घंटे लेट चला और 1 घंटे पहले पहुंच गया, तो मान लेते हैं पिता ने दोस्तों वहां पे जो कवर किया एक्स घंटे में कवर किया। ठीक है, स्पीड थी 18 और टाइम लिया एक्स घंटे, तो ये होगा स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होगा। और पुत्र की जो स्पीड थी 12 थी, और टाइम कितना लिया इसने, एक्स माइनस 60 मिनट पहले पहुंच गया वो, 60 मिनट लेट चला, मतलब 1 घंटे लेट चला था और 1 घंटे पहले पहुंच गया, तो इसने गैप कितने का आया, 2 घंटे का। इसने कवर किया x-2 ओवर में, यही डिस्टेंस कवर किया। और ये क्या हो गया, दोनों तरफ डिस्टेंस हो गया दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। तो यहाँ से 6×2 = 12, 6×3 = 18, 3x की वैल्यू आएगी 2x - 4। तो उस साइड जाएगा 4, सॉरी हमने स्पीड गलत रख दी। स्पीड इसकी थी, माफी चाहूंगा दोस्तों आपसे, स्पीड इसकी पुत्र की ज्यादा होगी, स्पीड हमने 12 पुट कर दी, पिता की 12 स्पीड होगी। पिता की स्पीड थी 12 और टाइम लिया इसने मान लो x घंटे, और पुत्र की स्पीड है 18 और इसने टाइम लिया x-2 ओवर। अब दिस इज इक्वल टू दिस, 6×2 = 12, 6×3 = 18, तो ये आएगा 2x, 3x - 6 आएगा। उस साइड जाएगा 6 और ये इस साइड माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आई, 6 आई। पिता लेता है x मतलब कि 6 घंटे लेता है। तो यहाँ से ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, कहीं से निकाल लो, तो ये यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये आया 18 और 6 - 2 करेंगे, 4 आएगा, 18×4 = 72, 72 किलोमीटर क्या होगी, डिस्टेंस होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 को सोल्व करना है, और आपको बताना है निम्न प्रत्येक प्रश्न में
यहाँ पर लगभग मान बताना आपको क्या आएगा। अब लगभग मान बताने के लिए देखो, अब 16 से डिवाइड करेंगे इसको। 16 एकम 16, 16 निम्मा 144 होता है। तो ये आएगा जी 16 एकम 16, सॉरी 16 अट्ठा 128, 16 अट्ठा 128। बचेगा कितना? ये बचेगा जी हमारे पास 28, 15 बचेगा दोस्तों। 16 निम्मा 144, तो ये 90 के आसपास आएगा, तो इसको 90 मान लेते हैं। और गुना में दोस्तों ये क्या है, 15 है। और प्लस को मान लेते हैं, इसका रूट करेंगे 25। इसका आपको पता है 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है, ये 15 मान लो। 15 निम्मा 135 होता है। 1350 प्लस 15 आएगा 1365। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। तभी आपको लगभग मान क्या आएगा ये बताना है। अब इसको अगर 12 मान लेते हैं दोस्तों, 11.12 में 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको 16 मान लेते हैं, 16 का स्क्वायर 256 होता है। और ये एक्स का स्क्वायर है, ये बराबर है एक्स स्क्वायर इंटू में 3.85। 3.85 को एक टाइम के लिए हम इसको 4 मान लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 256 में 144 जोड़ेंगे तो ये आएगा 400। 400 बटे आएगा 16 बराबर है एक्स स्क्वायर। 4 चौकी 16, 4 पे आएगा दोस्तों कितना आएगा, काटेंगे 100 आएगा। 100 बटे 4 25 बराबर है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, इसका भी लगभग मान बताना आपको क्या आएगा। देखो 20% निकालना है 781 का, 20% है, ये 20% के आसपास है। तो 781 का 20% निकालना है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो इसको लिख सकता हूँ 2/10। प्लस ये क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं जो निकालना आपको। और ये होगा 30% ऑफ 87। 87 का 30%, 87 का 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है। और ये सारा 252 के बराबर है। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी। दो 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 एकम दो, दो टी 16, एक कैरी दोस्ती 14 एक 15, बटे में 10 है 156.2 हो गया है। इसको मान लो 156। और ये होगा 87 तिये। 87 तिये दोस्तों सीधा करेंगे, 100 तिये 300 होता है, और 13 तिये 39 माइनस करेंगे 300 में से, ये आएगा 261/10। पिस आ गया ये। 12 एक कैरी 5 और एक छेड़ 2, 8, 182। और 252 में से 182 आपको माइनस करना है, ये आएगी एक्स की वैल्यू। 0, 15 में से 8 गए 7, 170। सॉरी, एक में से एक गया 0। देखो 12, 2 में से 2 गया 0, और कैरी लिया 15 में से 8 गए 7, और एक में से गया 0। 70 के आसपास आएगी वैल्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लगभग मान बताना है इसमें भी। ये 820 के आसपास है, और ये 33 गुना 21 है। देखो 820 माइनस करना आपको, 820 में ये आएगा 21, 33 गुना 21 है दोस्तों। 21 दिए 63, 6 कैरी, 21 दिए 63 और 6 69, 693। 693 माइनस करेंगे 820 में से, तो ये आएगा 7, तो 700 तक पहुंचने के लिए हो गया। प्लस 120, 127 आएगा। और 127 हम माइनस करेंगे 240 से, इस साइड जाके माइनस होगा ये। 240 में से 127 माइनस करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा 3। 3 में 2 गया 1, 2 में से गया 113। राइट आंसर होगा ऑप्शन से। नंबर 44, अब इसको सोल्व करना है, और आपको बताना है लगभग मान क्या आएगा इसमें भी। यहाँ पे तो ये तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 हो गया, इसकी जगह 576 लिख। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या आएगा, 299/12 है।
299/12। अगर मैं इसको 300 मान लेता हूँ, 300/12 हो गया ये, 300/12 हो गया, और गुना में है इसके 14। और ये सारा जो सोल्व करेंगे, ये एक्स है, ये सारा उस साइड जाके माइनस होगा। इसमें से ये कैलकुलेट करो और माइनस कर दो। 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, 50/2 25 आएगा दोस्तों। और 25 × 14 करना है, 25 का डबल 50 × 7 कर दो, 7 पंजे 35, 350 माइनस कर दो इसमें। तो ये आएगा, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 5 गए 2, और 5 में से 3 गए 2। कितना आया? 226। राइट आंसर होगा ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एक क्रिकेट चैंपियनशिप में 21 मैच खेले गए। यदि प्रत्येक टीम अन्य प्रत्येक टीम से एक मैच खेलती है तो चैंपियनशिप में टीमों की संख्या क्या थी? आपको दोस्तों याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ हर टीम दूसरी टीम के साथ एक मैच खेलती है, उसे सोल्व करने के लिए हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूले का यूज करते हैं। और हर एक टीम एक के साथ मैच खेलेगी, इसका मतलब, क्योंकि एक टीम एक के लिए मैच खेलेगी, तो दो टीमों की जरूरत है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा NC2 का। और टोटल मैच खेले गए 21, और ये आएगा NC2 के बराबर, तो ये आएगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। अब इसको आगे खोलेंगे, n × n-1 और n-2 फैक्टोरियल तक खोलेंगे इसको, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो ये आएगा 21 बराबर है n × n-1 / 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 42 बराबर आएगा n × n-1। एन की वैल्यू यहाँ ऑप्शन से उठाओ, देखो, ऑप्शन से अगर 7 उठाता हूँ, 7 × 7 - 1 6, 7 × 6 42 होता है, अपने आप में ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, 6 लड़कों एवं 4 लड़कियों के एक समूह से 4 बच्चों का समूह कितने तरीके से बनाया जा सकता है, यदि उस समूह में कम से कम एक लड़के का चयन किया जाए? दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एटलीस्ट कम से कम का यूज पूछा गया है, इसमें यूज हुआ है कम से कम। इसे सोल्व करने में सबसे इसका जो फास्ट तरीका है, ये होता है, हम इसमें से जो नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे सीधा। अगर चाहिए वाले निकालोगे आपको टाइम लग जाएगा, हम क्या करेंगे, फोरबिडन वेज को माइनस कर देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट में आपको सारे लेने पड़ेंगे। एक लड़का हो सकता है, दो हो सकते हैं, कम से कम एक चाहिए या एक से ज्यादा होने चाहिए। ना वाले माइनस कर दोगे, ठीक है, मतलब हमें कम से कम एक लड़का चाहिए, इसका मतलब सिर्फ वो केस नहीं होना चाहिए इसमें सारी लड़कियां ऑल गर्ल्स हों, वो केस हम माइनस कर देंगे। अब सबसे पहले टोटल बच्चे कितने होंगे, 6 बॉयज हो गए और 4 लड़कियां होगी, 4 गर्ल्स होगी, टोटल 10 हो गए। टोटल कितने होंगे, 10 होगी। और 4 बच्चे चुनने के जो टोटल तरीके होंगे, ये होंगे जी, ये होगा 10C4, और इसकी वैल्यू आएगी 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आएगा नीचे, और 10 - 4 करेंगे दोस्तों 6 आएगा, और 6 तक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 7 6। 4 फैक्टोरियल आएगा × 2। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 दूनी 8 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया, ये सॉरी 9 भूल गया मैं, एक 9 भी है इनमें। ये हो गया, अब देखो 4 दूनी 8 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 है, 3 तिया 9, 7 तिया 21 210 आएगा। टोटल चुनने के तरीके तो ये हो गए इसमें से। और अब क्या करते हैं हम, वो केस जब कोई भी लड़का ना हो, 0 बॉयज होंगे, तो इसका मतलब है हमें सारी सारे जो 4 लड़के हैं वो लड़कियों में से चुनने हैं, और लड़कियों में 4 चुनने के तरीके क्या होंगे दोस्तों, 4C4 होंगे, क्योंकि 4 लड़कियां हैं, 4 में से चुनने के तरीके क्या होंगे, 4C4, और इसकी वैल्यू क्या होती है, NC की 1 होती है, तो 1 माइनस कर देंगे 210 में से, ये आएगा 209। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, शब्द
कॉर्पोरेशन के अक्षरों के कितने भिन्न प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर सदैव एक साथ हो, सभी वोवल एक साथ होने चाहिए। इस क्वेश्चन में जो है लेटर को सजाने की, अरेंज करने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का यूज होगा। अब टोटल लेटर कितने हैं सबसे पहले गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है दोस्तों। और 11 में से जो वोवल है, वोवल कितने हैं? 1 2 3 4 5 वोवल है। तो मतलब कॉन्सोनेंट कितने बचे? कॉन्सोनेंट जी हमारे पास 6 बचे फिर। और वोवल को एक साथ रखना है। इसका मतलब सारे वोवल्स को क्या मानते हैं हम इस कंडीशन में? एक बॉक्स मानते हैं। सभी वोवल्स को क्या मानेंगे? एक डब्बा मान लेंगे। तो टोटल कितना है? 6 यूनिट है। कंसोनेंट 6 यूनिट है और वोवल को एक बॉक्स मानेंगे। टोटल कह सकते हैं कितने यूनिट बनेंगे? 7 यूनिट बनेंगे टोटल। एक वोवल को क्या मानोगे? इसको एक बॉक्स मान लोगे क्योंकि इनको एक साथ रखना है। और 6 ये 7 यूनिट बनेंगे दोस्तों। अब इस 7 यूनिट को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे? 7 होगा और नीचे क्या आएगा? 7। आपको देखना है कोई रिपीट हुआ है कंसोनेंट। कंसोनेंट जो इनमें से आर 2 बार रिपीट होता है तो इसलिए बटे में आएगा 7 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू आएगी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 2 से 2 कैंसिल। मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 42 42 पंजा होता है 210। 210 गुना 4 21 चौक 84 840। 840 गुना 3 करेंगे तो आएगा 300। 3 चौके 12 एक कैरी 3 8 24 एक 2520 आया। 2520 आया इसका आंसर। अब आगे क्या करना है हमें? जो वोल है दोस्तों इसके अरेंजमेंट करनी है, इसके अंदर की अरेंजमेंट करनी है वोल की। वोल में कितने हैं? वोल में कितने हैं? 5 हैं। 5 फैक्टोरियल आएगा। और इसमें से देखो एक वोल है जो वो है 1 2 3 बार रिपीट है तो ये 3 फैक्टोरियल आएगा बटे में। और ये आएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। नीचे आएगा 3 गुना 2 गुना 1। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 चौका 20 आएगा। अब टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी? 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2520 से तो ये आएगा। 20 की गुना करेंगे, देखो 2 जीरो तो 252 का डबल कर दो। 252 का डबल क्या आएगा? 504 आएगा। और 2 जीरो हैं साथ में, ये आएगा 50,400। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है आउट ऑफ 7 consonants एंड 4 vowels हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 consonant एंड 2 vowels। अब इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन और फर्मेंटेशन दोस्तों दोनों का यूज होगा। पहले हमें लेटर को सिलेक्ट मतलब कि चुनना है और फिर उन्हें अरेंज करना है, सजाना है। क्योंकि हमसे क्या कहा गया है? वर्ड्स बनाने को कहा गया है इसमें। पहले कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अब 7 कॉन्सोनेंट में से 3 चुनने का तरीका क्या होगा? 7 में से देखा 3 कॉन्सोनेंट चुनने हैं 7 में से तो ये आएगा 7C3। और उसके बाद चोर 4 वाउल में से 2 चुनने का तरीका क्या होगा? ये होगा 4C2 होगा। 4C2 होगा। और टोटल सिलेक्शन के तरीके कितने आएंगे? सोल्व करेंगे इसको। 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल आएगा। इसको खोल दो। 5 गुना 4 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। और इसको खोलेंगे 3 गुना 2 3 दूनी 6 कैंसिल आउट हो गया। टोटल 6 पंजे 35 आया यहाँ से। और इसका आएगा 4 2 आएगा और 4 3 काटेंगे इसको 6 आएगा। और 35 का डबल करते हैं 70 70 दिया 210 आएगा। कितना आएगा? 210 आएगा। अरेंजमेंट देखते हैं, परम्यूटेशन देखते हैं। अब हमारे पास टोटल कितने वोल हैं? टोटल है कहता है सॉरी 3 कॉन्सोनेंट थे और 2 वोल थे। मतलब टोटल 5 लेटर आ चुके हैं। इन 5 लेटर को आपस में अरेंज करके जो वर्ड बनाएंगे उसके तरीके कितने होंगे? वो होंगे 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होती है। 5 का 20 20 30 60 का डबल 120। 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? कह सकते हैं सिलेक्शन हो 210। सिलेक्शन 210 है और अरेंजमेंट है 120। तो ये आएगा हमारे पास 2 जीरो तो है ही है।
12 एकम 12 का 2, एक कैरी, 12 दूनी 24 और एक 25,200। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है। एक बॉक्स में पर्चियां हैं जिन पर 1 से 50 तक की संख्याएं अंकित है। एक पर्ची निकाली जाती है, पुनः वापस रख दी जाती है। फिर दूसरी पर्ची निकाली जाती है, उसे भी पुनः वापस रखने के बाद तीसरी पर्ची निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है कि पहली पर्ची पर सम संख्या हो, दूसरी पर्ची पर विषम संख्या हो और तीसरी पर्ची पर 3 से विभाज्य संख्या अंकित हो। अब यहाँ से एक चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि हर बार पर्ची निकालने के बाद वापस रख दी जाती है। मतलब कि रिप्लेसमेंट का बात है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात हुई है। इसका मतलब है टोटल नंबर है 50 ही रहेंगे, टोटल नंबर 50 ही रहेंगे। और आपको ध्यान रखना है, जब इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हम उनकी प्रोबेबिलिटी को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर है जी 50 है। अब 1 से 50 तक इवन नंबर कितने होते हैं, आप कहेंगे सीधा 2 4 6 25 होंगे। इवन जो पहली प्रायिकता होगी इवन नंबर की, ये होगी 25/50, 1/2 होगी। और दूसरी 25 विषम संख्याएं देखनी है आपको, ओड नंबर देखने हैं। 1 से 50 तक टोटल 25 ओड नंबर होंगे, अगर 25 इवन है तो 25 क्या होंगे, ओड होंगे दोस्तों। P2 की वैल्यू क्या आएगी, P2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 30/50, ये भी 1/2 आएगी। 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी आएंगी यहाँ पे, ये आपको देखना है। 3 से विभाज्य संख्याएं आएंगी, जो 3 से कटने वाली संख्याएं हैं वो होगी, जैसे कि 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, जो 3 के पहाड़े में आएंगी। कितने होंगे, देखो 16 3 48 होता है, सीधा कर सकते हैं, 16 3 48 होता है, तो 16 नंबर ऐसे आएंगे जो 3 से भाग होंगे। तो ये आएगा, P3 की वैल्यू आएगी 16/50 करेंगे तो ये आएगा 8/25 होगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी P1 इंटू P2 इंटू P3, मतलब 1/2 गुना 1/2। और P3 की वैल्यू है 8/25, 4 दूनी 8, 2/25 आएगा आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, ए बॉक्स कंटेन्स 6 ब्लू बॉल्स, X रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टिंग ए रेड बॉल इज 1/3। फाइंड द सम ऑफ द रेड एंड ब्लू बॉल्स इन द बॉक्स। मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सिंपल प्रोबेबिलिटी का जो लॉजिक है दोस्तों उसका यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक बॉल चूज कर रहे हैं यहाँ पे। ब्लू बॉल है जो 6 है, रेड बॉल X है, ग्रीन बॉल 10 है। तो टोटल बॉल्स कितनी होंगी, तो ये आएंगी, इनको जोड़ देंगे, 16 प्लस एक्स होगा। टोटल बॉल कितनी होगी, 16 प्लस एक्स आएगा। अब रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी गई है 1/3। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, आप कहेंगे एक्स है, और टोटल कितनी है 16 प्लस एक्स है। तो ये आएगा 16 प्लस एक्स बराबर है 3x के बराबर आएगा। और उस साइड जाएगा 16 बराबर है 2x। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी 8। लेकिन आपको बताना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द रेड एंड ब्लू बॉल। अब रेड बॉल कितनी है, एक्स रेड बॉल थी मतलब 8 है। और दोस्तों ब्लू बॉल कितनी है, 6 ब्लू बॉल है, तो टोटल होंगी 8 और 6 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।